हेलो। आज हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन। पिछले 2-3 लेक्चरों में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, गोलीय पृष्ठ से, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क होता है। रिफ्लेक्शन होता है कि कोई पॉलिश सरफेस अर्थात शीशा जैसे जिसमें नहाने के बाद बाल वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या है, प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है, लौट जाती है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वह एक पारदर्शी, जैसे जो ग्लास हो गया, जैसे जो खिड़कियों में जो ग्लास रहता है जिसके द्वारा हम लोग आर पार देख पाते हैं, उस प्रकार के माध्यम से अगर लाइट गुजरता है तो वह उसके पार चला जाता है, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वह थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अगर उसका माध्यम, जैसे हवा से कांच में गया, फिर कांच से हवा में गया, तो माध्यम चेंज हो रहा है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो उस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम लोग उसी चैप्टर लाइट में ही कंटिन्यू करेंगे। आज रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 40 से। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लो यहाँ पे हवा है, वायु, यहाँ पे कांच नहीं, ग्लास, जैसे कांच ही बोलो। तो अगर प्रकाश की किरणें वायु से कांच की तरफ जाती है, अर्थात वायु क्या है, विरल माध्यम है, और ग्लास क्या हो गया, सघन माध्यम। विरल क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेयरर मीडियम, RARER। रेयरर मतलब थोड़ा सा इसमें डेंसिटी कम है, और सघन मतलब क्या हो गया, डेंसर मीडियम, डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर वायु हो गया विरल माध्यम, रेयरर मीडियम, कांच हो गया जो थोड़ा सा घनिष्ठ है, डेंसिटी ज़्यादा है, ये हो गया सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। तो जब भी वायु का माध्यम चेंज होता है, विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए, तो वह थोड़ा सा बेंड करता है, और उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो मान लो यह अगर प्रकाश की किरण है, मान लो यह वायु में एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो अब जब यह कांच में जाएगी, जब वायु से कांच में जाएगी, तो अगर ये सीधा जाती तो इस दिशा में जाती, इसी रास्ते जाती रहती, परंतु ऐसा नहीं होता है, यह थोड़ा सा बेंड हो जाती है इस दिशा में। इसको जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, विरल से सघन हो गया, इसीलिए वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो अभी जैसे यह अपवर्तन तल हो गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये वायु विरल माध्यम हो गया, यह इंसिडेंट आपतन किरण हो गया। आपतन किरण, यह आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे नॉर्मल, अभिलंब, ये दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है, इस दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे आर हो गया, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया आपतन कोण, आई अर्थात आपतन कोण, आर अर्थात अपवर्तित कोण। ठीक है। मान लो कि अभी तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि वह वायु से ग्लास जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लास से वायु जा रहा है, तो उस केस में ठीक उल्टा हो जाएगा। वायु में अगर ग्लास में ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे आप इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्रैक्शन के बाद यह थोड़ा सा इस तरफ घूम जाएगा। ठीक है। तो यही होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो इसमें
दो चीज़ याद रखने के हैं, दो नियम होते हैं। एक तो फर्स्ट जो नियम है स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। पहला क्या है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ बोलता है कि जब भी अपवर्तन होता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, मतलब साइन आई बाई साइन आर। साइन पता है ना, मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन कॉस टेन कॉसाइन ये सब। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं, अगर यह मीडियम को मीडियम 1 बोला जाए, यह मीडियम को मीडियम 2 बोला जाए, तो इसको लिखते हैं 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 का क्या मतलब हो गया? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अर्थात यह जो एंगल है साइन आई बाई आर, इसका साइन आई बाई साइन आर करोगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वह, लेकिन कांच और वायु के लिए ही है। मान लो यहाँ वायु के बदले अगर जल हो जाता है माध्यम, तब यह जो म्यू है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वायु और जल होगा तब वो अलग हो जाएगा। तो ये दोनों माध्यम के हिसाब से ये म्यू का वैल्यू आता है। तो यह जो म्यू लिखा हुआ है यहाँ पे हमने मीडियम 2 क्या है जहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, मतलब, और मीडियम 1 क्या है जहाँ से किरण आपतन किरण आ रही है, उसको मीडियम 1 बोलते हैं, और जहाँ अपवर्तन किरण है उसको मीडियम 2 कहते हैं। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होता है और इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम है कि ये जो आपतन कोण है, आपतन किरण है, यह जो अभिलंब है नॉर्मल, इसको नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं आपतन बिंदु पे, और यह आपतन तरल सरफेस और यह रिफ्रैक्टेड रे, यह सब एक प्लेन में लाई करती है। चलो देखते हैं इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये अंडरलाइन कर लो। यदि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही यह देखो यहाँ पे वायु और कांच का एग्जाम्पल दिया है, विरल माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम यहाँ लिखे हुए, अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, जो मैंने बताया साइन आई बाई साइन आर। ये यहाँ एन है, एन और म्यू एक ही बात है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और 1 म्यू 2 मतलब दूसरे माध्यम का पहला माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक मैंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा उसको अपवर्तनांक कहा गया है। ठीक है, और यह कांस्टेंट होता है। कांच और वायु के लिए ये म्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वैसे ही जल और वायु के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांच और जल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दो माध्यम के लिए यह म्यू का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें समझने का कि मान लो यह मार्ग वायु से अगर कांच में गया तो यह इस दिशा में मुड़ा, इस दिशा में क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं चला गया? तो इसका क्या नियम है? जब भी प्रकाश अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो वह ये जो अभिलंब है, ये जो नॉर्मल है, उसके तरफ मुड़ेगा। और अगर सघन से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जाएगा, तब वह नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर होके मुड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे जल और यहाँ पे वायु। ठीक है, जल सघन है कि विरल है?
वायु के रिस्पेक्ट में जल सघन है और वायु विरल हो गया। तो अब अगर लाइट जाएगी, यह सपोज इंसिडेंट आपतन किरण है, यह इस पॉइंट पे अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया। अभी डेंसर से रेयरर, डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो मतलब अवे जाएगी। तो अगर यह नॉर्मल है तो नॉर्मल से सीधा रास्ता ऐसे था, नॉर्मल से अवे जाएगी तो इस दिशा में मुड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर हो गई, ठीक है। और मान लो यहाँ पे जल है और यहाँ कांच है, ठीक है। तो अभी कांच के रिस्पेक्ट में जल विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा, क्योंकि कांच का डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए जल सघन विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अभी ये प्रकाश की किरण अगर आ रही है, यह इस पर अभिलंब हो गया और इसका सीधा रास्ता ऐसे था। अभी यह रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया। तो रेयरर से अगर डेंसर में जा रहा है तो यह टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो अगर ऐसे अब इसका सीधा रास्ता ऐसे था तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ पे है तो नॉर्मल की तरफ घूम जाएगा ये, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये RDT मतलब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल घूमेगा, या फिर अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, DRA। यह दो याद रखने से तुम्हारे को याद रहेगा कि यह टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। एक और चीज़ है इसमें, यह अगर I है और ये R है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना बेंड हुआ है लाइट, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू I माइनस R। तो ये देखो यहाँ पे जैसे जो लिखा हुआ है, तुमको बोला जाए विचलन का मान, विचलन का मान अर्थात कितना एंगल रिफ्रैक्शन हुआ है, कितना बेंड हुआ है, तो I माइनस R बेंड हुआ है। अर्थात यह सीधा जाता तो इतना I पे इसी एंगल पे रहता, अब इस एंगल पे जा रहा है तो जो चेंज हुआ है वो इतना एंगल का चेंज हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर सीधा जा रहा होता तो ये एंगल होता, अभी इस एंगल पे जा रहा है तो चेंज जो हुआ है वो इतना सा एंगल का चेंज हुआ है। यह पूरा I है, यह पूरा R है, तो यह I माइनस R हो जाएगा, ठीक है। ये है रिफ्रैक्शन का बेसिक थ्योरी। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे तुम लोग जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, तुम लोग को लगता है वो ट्विंकल कर रहा है, परंतु वाकई में वो ट्विंकल नहीं करती है, वह एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह टिमटिमा रही है। वैसे ही देखोगे, मान लो तुम्हारे पास एक जग पानी से भरा हुआ है, उसमें अगर तुम तुम एक खाली जग ले लो, उसमें एक सिक्का डाल दो, अब उस जग को पानी से भर दो तो तुम्हारे को लगेगा सिक्का थोड़ा सा ऊपर आ गया है। हालांकि सिक्का उसके बॉटम सरफेस पे ही रहेगा, परंतु तुम्हारे को ऐसा प्रतीत होगा कि सिक्का ऊपर आ गया है, क्योंकि वह रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। अब देखेंगे एक कांच का स्लैब में कैसे होता है रिफ्रैक्शन का काम। कांच का स्लैब के लिए मान लो ये A B C D, ठीक है। अगर इसमें ऐसे लाइट आया, यहाँ पे वायु है, ये वायु, यह कांच, वापस वायु। देखते होगे बहुत जगह तुम लोग टेबल पे कांच का एक तो मोटा पेपर वेट रखा रहता है, तो वह उस तरीके का ही ये कांच का ब्लॉक है जो पारदर्शी है, जिसके आर पार देख सकते हैं। तो अगर इसमें से लाइट जाएगी तो कैसे जाएगी उसका अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो मान लो लाइट ऐसे गिरी इसके ऊपर, ठीक है, तो इस पर पहले आपतन, इस पर अभिलंब खींच दो। अभिलंब मतलब नॉर्मल हो गया। अभी यह वायु है, यह कांच है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है। रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या किस तरफ मुड़ेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। RDT होता है, तो रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसीलिए यह
इस दिशा में जाएगी, ये इसका सीधा रास्ता था तो नॉर्मल के दिशा में मुड़ गई। अब वापस यहाँ पे अभिलंब खींच दो, अभी वापस, अब देखो अब यहाँ पे डेंसर है, यहाँ पे रेयर है, तो कांच से वायु में जा रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही है। अब डेंसर से रेयर जा रही है तो DRA अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधा रास्ता ये था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इस दिशा में जाएगी। मैंने और क्या बताया था कि जिस रास्ते में वायु से कांच में घुसी है, अगर उसी जितना वायु से कांच में जाएगी तो उसी को उल्टा ट्रेस कर जाएगी। अगर वायु से कांच में जा रही होती तो ऐसे जाती, ठीक है। तो यहाँ पे जो I है यह R है, और यह मान लो तुम्हारा R1 है, और यहाँ मान लो I1 है, ठीक है। तो जब अगर कांच का स्लैब से जा रहा है तो यह आपतन किरण, यह अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे अर्थात निर्गत किरण। आपतन किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया इमर्जेंट रे। तो यह जो निर्गत किरण है और आपतन किरण है, ये आपस में तुम लोग देखोगे ये हमेशा कांच के स्लैब के लिए पैरेलल रहेंगी। यह दोनों, यह निर्गत किरण और आपतन किरण समानांतर रहे, पैरेलल रहेंगी, ठीक है। और यह तो कांच का स्लैब का ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, जिस रास्ते में कांच दिशा में जा रहा था, दिशा तो सेम ही रहा लेकिन थोड़ा सा सरक गया है। इस दिशा में जाना, इस रास्ते जा रहा था, हट के इस रास्ते में जा, अब थोड़ा सा इस तरफ हो गया है और इस रास्ते में जाएगा, लेकिन दिशा सेम ही रह गया। तो इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यह पैरेलल क्यों है? क्योंकि देखो अभी वायु से कांच में गया तो थोड़ा सा बेंड हुआ, विचलन का मान इतना था। अभी जब कांच से वायु में जाएगा तो इतना ही मान वो वापस उस तरफ अवे फ्रॉम द मुड़ जाएगा, तो विचलन का मान ओवरऑल 0 रह गया, क्योंकि जितना वायु से कांच की तरफ मुड़ा उतना ही उल्टा दिशा में मुड़ा जब कांच से वायु की तरफ में गया। तो इसीलिए यह पैरेलल इससे निकलता है। और यह जो डिस्टेंस है जो आपतन किरण और निर्गत किरण के बीच में रहा, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट अर्थात पशीर्वक विस्थापन कहते हैं। यहाँ देखो ये कांच का स्लैब है, ऐसे आया, थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर वापस उल्टे डायरेक्शन में बेंड हो गया, इसीलिए पैरेलल हो गया आपतन किरण से। और यह जो डिस्टेंस हो गया इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यह देखो विस्थापन, पार्श्ववर्त विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कांच के स्लैब से रिफ्रैक्शन। बाकी लेंस और प्रिज्म का अगले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।